नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीज फायर उल्लंघन पर भारतीय सेना का करारा जवाब, 7 पाकिस्तानी जवानों को किया ढेर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर से लेकर गुरेज सेक्टर के बीच कई स्थानों पर नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया, जिससे 3 सुरक्षा कर्मियों सहित 6 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्टार, दागे और अन्य हथियारों से गोलीबारी की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 7 सैनिकों को मार गिराया। इसके साथ ही पाकिस्तानी आर्मी के कई बंकर और लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए गए। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में बारामूला जिले के उरी क्षेत्र में कमलकोट सेक्टर में 2 नागरिकों की मौत हो गई। वहीं हाजीपीर सेक्टर के बालकोट क्षेत्र में एक महिला की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा है कि इन घटनाओं में कई लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि उरी में विभिन्न स्थानों के अलावा बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर और कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में भी संघर्ष विराम के उल्लंघन की सूचना मिली है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। टीएमसी के असंतुष्ट नेता पार्टी में कर सकते हैं एंट्री, कांग्रेस के इस बड़े नेता ने दिया ऑफर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस में असंतुष्ट चल रहे नेताओं को पार्टी में दोबारा वापसी का ऑफर दिया है। पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को कहा है कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस में समस्या का सामना कर रहे हैं वह मूल कांग्रेस पार्टी में लौट आए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री और टीएमसी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पार्टी के बैनर के बिना पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर जिले में जनसभाएं कर रहे हैं। इसी वाकया के बाद चौधरी की यह टिप्पणी सामने आई है। अधीर रंजन चौधरी की यह टिप्पणी इसलिए अहम है क्योंकि बंगाल की सत्ता से अरसे पहले बाहर होने वाली कांग्रेस 2021 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर पेज पर चौधरी ने याद दिलाया है कि तृणमूल कांग्रेस का जन्म कांग्रेस पार्टी से ही हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने कहा कि तृणमूल की कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। अगर कोई तृणमूल में समस्या का सामना कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ओबामा ने राहुल गांधी को बताया नर्वस नेता, योग्यता पर भी उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब में भी राहुल गांधी को लेकर कुछ इसी तरह की टिप्पणी की गई है। ओबामा ने अपनी आत्मकथा ए प्रोमिस्ड लैंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए उनमें योग्यता और जुनून की कमी बताई है। बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि राहुल गांधी एक ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कोर्स वर्क तो किया है और शिक्षा को प्रभावित करने के लिए उत्सुक भी रहे हैं, लेकिन इस विषय में महारत हासिल करने के लिए या तो योग्यता नहीं है या जुनून की कमी है। उन्होंने राहुल गांधी को नर्वस और बेडौल गुणवत्ता वाला भी बताया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सीएम नीतीश कुमार ने पद से दिया इस्तीफा, राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश। जी हां दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यपाल फागू चौहान से मिले और अपना इस्तीफा सौंपा। सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद राज्यपाल ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए के खाते में 125 सीटें आई हैं, जबकि महागठबंधन के खाते में 110 सीटें आई हैं। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इस सिलसिले में बीजेपी पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है कि गठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और इसके साथ ही उनसे अगली सरकार के गठन होने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम जारी रखने को कहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गुपकर घोषणा पत्र गठन में शामिल हुई कांग्रेस, 7 लड़ेंगी डीडीसी का चुनाव। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी डीडीसी चुनाव की तैयारी कर रहे गुपकार घोषणा पत्र गठन को कांग्रेस का भी साथ मिल गया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति शुक्रवार को गुपकार घोषणा पत्र गठन में शामिल हो गई है। यहां गुपकार में स्थित महबूबा मुफ्ती के फेयरव्यू आवास पर हुई गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के 2 नेता शामिल हुए। महबूबा मुफ्ती के आवास के बाहर कांग्रेस नेता गुलाम नबी मोगा ने संवाददाताओं से कहा है कि हम गठबंधन के साथ हैं। महबूबा मुफ्ती के घर पर हुई बैठक के बाद पीएचडी के नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय नवाए सुबह पर बैठक करेंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती गठबंधन की उपाध्यक्ष हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला इसके अध्यक्ष हैं।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आपदा झेल चुके राज्यों के लिए केंद्र ने खोली झोली, इन प्रदेशों को मिलेंगे 4,382 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, इस साल प्राकृतिक आपदाएं झेल चुके राज्यों को केंद्र सरकार ने आर्थिक मदद जारी की है। इन राज्यों को 4,382 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस साल पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम को चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा था, जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया था। साथ ही कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली समिति ने 6 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया निधि से 4,381.88 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय के मुताबिक इस धनराशि में से 2707.77 करोड़ रुपए अम्फान चक्रवात की मार झेल चुके पश्चिम बंगाल को जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र में निसर्ग चक्रवात से हुई तबाही से उबरने के लिए 268.59 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। दक्षिणी पश्चिम मानसून के दौरान आई बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कर्नाटक को 577.84 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश को 611.61 करोड़ और सिक्किम को 87.84 करोड़ रुपए दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से होगी भाजपा की कड़ी टक्कर, जेएनयू से हुई लेफ्ट को किनारा करने की शुरुआत। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए को मिली सफलता से भारतीय जनता पार्टी को पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की आस बढ़ गई है। पार्टी के लिए अब अगले निशाने पर यही राज्य है। यहाँ की चुनावी जंग जीतना पार्टी के लिए कुछ मुश्किल जरूर लगती है। यहाँ पर 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने राज्य से 34 वर्ष पुरानी सीपीआई-एम के शासन को उखाड़ फेंका था और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। 2016 के चुनाव में भी उन्होंने दोबारा जीत दर्ज की। ममता बनर्जी ने राज्य से वामपंथी विचारधारा की जड़ों को उखाड़ने का काम बखूबी अंजाम दिया है। यही वजह है कि 2021 के चुनाव में भाजपा की सीधी टक्कर भी ममता बनर्जी के साथ ही होने वाली है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। टाटा ने केंद्र के साथ मिलकर बनाया कोरोना का रैपिड टेस्ट, 90 मिनट में मिलेंगे नतीजे, अगले महीने से होगी बिक्री चालू। जी हां दोस्तों, टाटा समूह ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर कोविड-19 की तेज जांच के लिए एक नया टेस्ट विकसित किया है। इसकी मदद से RT-PCR टेस्ट से ज्यादा जल्दी नतीजे हासिल हो सकेंगे। इसके अलावा इसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट से अधिक विश्वसनीय रिपोर्ट भी मिलेगी। RT-PCR की तरह इस नए टेस्ट के लिए भी सैंपल नाक से लिए जाते हैं। इस टेस्ट को टाटा समूह की कंपनी टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने बनाया है। कंपनी जल्द ही चेन्नई स्थित अपनी फैक्ट्री में इसके 10 लाख किट भी बनाना शुरू कर देगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। WHO भारत में स्थापित करेगा पारंपरिक औषधि का वैश्विक केंद्र, पीएम मोदी बोले देश के लिए है गर्व की बात। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि भारत जिस तरह वैश्विक औषधि निर्माता देश के रूप में उभरा है, उसमें WHO के इस वेलनेस केंद्र से उसकी साख और मजबूत होगी। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने शुक्रवार को जयपुर और जामनगर में 2 आयुर्वेदिक केंद्रों को राष्ट्रीय केंद्र का दर्जा दिए जाने के अवसर पर वैश्विक सेंटर की स्थापना की घोषणा एक वीडियो संदेश में की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। यह संस्थान देश के सबसे अहम आयुर्वेदिक संस्थानों का स्वरूप लेंगे। संसद में पारित एक एक्ट के अनुसार जामनगर का संस्थान राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होगा, जबकि जयपुर के संस्थान को यूजीसी ने विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, एक दिन में सामने आए सबसे ज्यादा मामले। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में इस संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को संक्रमण के जितने मामले दर्ज किए गए वो अब तक सामने आए दैनिक मामलों में सबसे ज्यादा हैं।
कोरोना प्रभावितों के बढ़ते आंकड़ों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। संक्रमण को सीमित करने के लिए ब्रिटेन ने लॉकडाउन भी लगाया हुआ है, लेकिन उससे खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुवार को 33,470 नए मामले दर्ज किए गए। इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को यह संख्या 10,520 थी। महज 24 घंटों में आए इस बड़े अंतर ने स्पष्ट कर दिया है कि ब्रिटेन में हालत फिर से बिगड़ने जा रही है। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1.3 मिलियन हो गया है, जबकि अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिजनेस करने के लिए 10 लाख तक मिलेगा लोन, ऐसे उठाएं सरकार की इस योजना का फायदा। जी हां दोस्तों, इस महामारी में किसी की नौकरी गई तो किसी का बिजनेस ही चौपट हो गया, लेकिन धीरे धीरे ही सही लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। मोदी सरकार भी लोगों को फिर से उनके रोजगार वापस दिलाने के लिए कई योजना चला रही है। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 भी लॉन्च हो चुका है। इसके जरिए मोदी सरकार बंद हुए धंधों या कारोबार को फिर से खड़ा करने का मौका दे रही है। अगर आप भी लॉकडाउन के बाद खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। छोटा कारोबार शुरू करने या फिर अपने पुराने काम को और तरक्की देने के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक के लोन की कई योजनाएं चला रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने पेंशनर्स को दिया दिवाली गिफ्ट, शुरू की नई सर्विस। जी हां दोस्तों, दिव्यांग व बुजुर्गों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डाकघर जाने की जरूरत नहीं है। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक घर पहुंचकर यह सुविधा दे रहा है। नजदीकी पोस्टमैन से संपर्क कर उसे सूचना देनी है। इसके बाद पोस्टमैन संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाएगा। डाक विभाग और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की पहल डाकियों के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोर स्टेप सर्विस की सफलतापूर्वक शुरुआत की है। ऑनलाइन माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा के लिए जीवन प्रमाण पोर्टल की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में की थी। इसका उद्देश्य पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक सुविधाजनक और पारदर्शी सुविधा उपलब्ध कराना था और इस सुविधा का लाभ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी संस्था के पेंशन भोगी उठा सकते हैं। डाकिया घर आकर ही 5 मिनट में बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण पत्र जारी कर देगा। इसके लिए मात्र 70 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों के लिए खुशखबरी, किसान उड़ान योजना में आधे रेट में होगी सब्जियों की ढुलाई। जी हां दोस्तों, किसान अपनी फसल को देश के कोने कोने में सस्ती दरों पर और तेजी के साथ पहुंचा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने किसान रेल की शुरुआत की थी। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए किसान अपनी सब्जियां और फल फ्लाइट से भेज सकेंगे। इसके लिए किसान उड़ान सेवा की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में किसान उड़ान का ऐलान किया था। आपको यह भी बता दें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान और ऑपरेशन ग्रीन के तहत फल व सब्जियों समेत किसान के फल सब्जियों को देश के कई हिस्सों में पहुंचाने के लिए किसान रेल योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका रेस्पॉन्स सरकार को काफी अच्छा मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, किसान उड़ान सर्विस के तहत फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को फल सब्जियों के हवाई माल भाड़े में 50% तक छूट देने का फैसला किया है। यानी फल सब्जियों के किराए का आधा हिस्सा मंत्रालय खुद वहन करेगा। एयरलाइंस माल सप्लाई करने वाले, माल भेजने या उसे हासिल करने वाले और एजेंटों को तय माल भाड़े में सीधे 50% की छूट देगी। एयरलाइन बाकी 50% माल भाड़े का दावा सीधे मंत्रालय से कर सकेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आगामी 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज किए जाने का अनुमान है। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। तटीय कर्नाटक, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी छुटपुट हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेंगी। इसके अलावा दोस्तों शेष भारत में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 6 पैसे जबकि डीजल की कीमत 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने चांदी की नई कीमतें जारी।
जानिए धनतेरस और दिवाली पर क्या रहेंगे भाव। जी हां दोस्तों, धनतेरस और दिवाली के शुभ अवसर पर सोने की मांग की वजह से शुक्रवार को इसके दाम में तेजी दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज ने शुक्रवार को नई कीमतों के बारे में जानकारी दी है, जिससे दिल्ली सराफा बाजार में सोने के अलावा चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 241 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 50,425 रुपए पर पहुंच गया। इसके पहले गुरुवार को कारोबारी सत्र में सोने का भाव 50,184 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $1880 प्रति औंस पर रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो धनतेरस के दिन इसके भाव में भी इजाफा हुआ है। चांदी 161 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी होकर 62,542 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके पहले गुरुवार को कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 62,381 रुपए पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव $24.32 प्रति औंस पर रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप सरकार का नया फरमान, चाइनीज आर्मी से संबंध रखने वाली 31 कंपनियों में निवेश पर लगा प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक चीन की सेना के साथ संबंध रखने वाली 31 कंपनियों में अमेरिकी निवेश पर बैन लगा दिया गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका का यह कदम चीन पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस नए आदेश को गुरुवार को मंजूरी दे दी है। आदेश में कहा गया है कि चीन अमेरिकी निवेश का इस्तेमाल अपनी मिलिट्री को मॉडर्न बनाने में कर रहा है। इससे अमेरिकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिका के इस आदेश के बाद शुक्रवार को चीन के टॉप शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गोदरेज समूह ने शुरू की फाइनेंस कंपनी। 6.69% की सालाना ब्याज दर पर ऑफर कर रही है होम लोन। जी हां दोस्तों, गोदरेज समूह ने अब फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज में भी एंट्री ली है। नई कंपनी का नाम गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस रखा गया है। ये फाइनेंस कंपनी ग्राहकों को अफोर्डेबिलिटी की 6.69% की न्यूनतम शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन की पेशकश कर रही है। यह ब्याज दर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य सभी बैंकों से कम है। गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस का कहना है कि मॉर्गेज बिजनेस पर जोर देते हुए होम लोन्स के साथ वह कारोबार की शुरुआत करना चाहती है। इसके तुरंत बाद ही प्रॉपर्टी पर लोन की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके बाद कंपनी अन्य तरह के लोन की शुरुआत करेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मुस्लिम वोटों को विभाजित करने पर मुनव्वर राणा का ओवैसी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, जाने माने उर्दू शायर मुनव्वर राणा ने कहा है कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने मुसलमानों को विभाजित कर दिया है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ओवैसी की तुलना करते हुए उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय भारत के एक और जिन्ना को पनपने नहीं देगा। 67 वर्षीय मुनव्वर राणा बिहार चुनाव में AIMIM की 5 सीटों पर जीत पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने विपक्ष के वोट काटे हैं। उन्होंने कहा है कि AIMIM नेता हमेशा मुस्लिम वोटों को विभाजित करते हैं, जो अंत में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लंबे इंतजार के बाद नोकिया 2.4 को भारत में किया जा रहा है लॉन्च। जी हां दोस्तों, अगर आप कम बजट में एक शानदार स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ दिन रुक जाइए। HMD ग्लोबल बहुत जल्द देश में नोकिया 2.4 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, यह एक कम कीमत वाला बजट स्मार्टफोन है। सितंबर महीने में ही कंपनी ने इस हैंडसेट की ग्लोबली लॉन्चिंग किया था, लेकिन भारत में इसके लॉन्च को लेकर कुछ नहीं कहा गया था। टेक साइट माई स्मार्ट प्राइस के मुताबिक नोकिया 2.4 नवंबर के आखिर में भारत में लॉन्च होगा। नोकिया के इस फोन को 119 यूरो यानी कि करीब 10,400 रुपए में उपलब्ध कराया गया है। यानी भारत में भी फोन को 10,000 रुपए के आसपास पेश किया जा सकता है। फोन डेस्क जोड़ और चारकोल कलर में आता है। नोकिया 2.4 के रियर पैनल पर ग्लोसी फिनिश दी गई है। यह प्लास्टिक का बना है। फोन में LED फ्लैश के साथ रियर पर डुअल कैमरे वर्टिकली मौजूद हैं। इसके नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर और नोकिया की ब्रांडिंग है। हैंडसेट के फ्रंट पैनल पर वाटर ड्रॉप नॉच है, जिसमें फ्रंट कैमरा है। नीचे की तरफ आगे भी नोकिया ब्रांडिंग दी गई है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो नोकिया 2.4 में 6.5 इंच HD प्लस डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल है। स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशो 20.9 है। स्मार्टफोन में मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर और ग्राफिक्स के लिए माली IMG पावर VRZE8320 GPU है। हैंडसेट में 2GB रैम व 32GB स्टोरेज और 3GB रैम व 64GB स्टोरेज का विकल्प मिलता है। तो यह थी दोस्तों आज
आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।